अमृतयान क्या कहता, चुप रहा। इतनी सी देर में कविता कालिंदी से इस कदर घुल मिल गई कि कालिंदी चली तो वह भी उसके साथ चल दी। कालिंदी बोली, ले जाऊं बाबूजी इसे भी अपने साथ। ना अमृतयान मना कर सका ना देवयानी, कि दोनों ही जो थे वो उसे मना नहीं कर सके कि तुम इसे लेकर मत जाओ। कविता कालिंदी के साथ चली गई। शाम के समय कालिंदी उसे घर पर छोड़ती गई। फिर तो वह यह रोज का ही नियम बन गया था कि कविता सुबह से ही नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन कालिंदी मौसी के इंतजार में बैठ जाती। ठीक समय पर पपीतों से भरी टोकरी सिर पर रखे आती दिखाई देती कालिंदी। कविता चिल्ला पड़ती, मौसी पपीते वाली, मौसी पपीते वाली, और फिर कालिंदी के साथ चली जाती। कविता दिन भर उसी के साथ रहती, मीठी मीठी बातें करती और कहानियां सुनती। आंधी तूफान में भी कालिंदी का नियम कभी नहीं टूटता कि चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, कालिंदी जो थी वो आना नहीं छोड़ती थी। एक दिन धुआंधार बारिश हो रही थी। धुआंधार में बहुत जोर से बरसात हो रही थी। कालिंदी एक पुराना सा छाता लिए आ गई। अमृतयान ने पूछा, क्या ऐसे मौसम में भी पपीते बेचने के लिए आना जरूरी था? कालिंदी एक क्षण चुप रही, कि थोड़े समय जो थी वो चुप रही, और फिर कहा, मैं ना आती तो स्कूल के बच्चे मेरी बाट देखते। बाट देखना मीन्स इंतजार करना, कि स्कूल के बच्चे जो थे वो मेरी इंतजार ही करते रहते। बच्चों के बीच रहकर मुझे भी खुशी होती है, और कविता को देखे बिना तो मुझे चैन ही नहीं पड़ता। कालिंदी, क्या लगता है तुम्हें कविता को देखकर? आज तुम्हें बताना ही होगा। अब कालिंदी छिपा नहीं सकी, उसने बता दिया। बिल्कुल कविता जैसी ही उसकी बेटी थी। आज से 4-5 बरस पहले गांव में हैजा फैला। हैजा एक प्रकार की बीमारी है जो जल्दी फैलती है। वह उसकी चपेट में आ गई कि उसे हैजे की बीमारी हो गई थी। कालिंदी का पति भी हैजे का शिकार हो गया कि उसकी बेटी और उसके पति जो थे वो हैजे की बीमारी की चपेट में आ गए। मीन्स उनको हैजा हो गया और दोनों की ही मृत्यु हो गई। तब से फल बेचकर गुजारा करती है। स्कूलों के बच्चों को देखकर प्यार उमड़ाता है। उसकी बेटी आज होती तो वह भी स्कूल में पढ़ रही होती। बिल्कुल कविता जैसी थी वह बाबूजी, गोरी गोल मटोल। कहते कहते कालिंदी की आंखों में आंसू बह चले कि वह उसका वर्णन, अपने बच्ची का वर्णन करते करते वो रोने लगी। इसके तीसरे दिन की बात है। कालिंदी सुबह सुबह कविता को लेकर गई और शाम को नहीं लौटी। दिन भर हल्की बूंदाबांदी होती रही। शाम होते होते जोरों की बरसात शुरू हो गई। अंधेरा हो गया पर कालिंदी का कुछ भी पता नहीं चला। अमृतयान दौड़ा दौड़ा वहां गया जहां स्कूल के बाहर कालिंदी पपीता बेचा करती थी। एक दुकानदार से पूछा। वह बोला, पपीते वाली तो आज दोपहर को ही चली गई। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। सुनते ही अमृतयान का जी धक से रह गया। मीन्स जोर जोर से धड़कने लगा। डर गए वो। उसने घर आकर देवयानी को बताया। देवयानी तो रोते रोते बेहाल हो गई कि वो तो रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। चिल्लाकर बोली, ले गई चतुर, ये तो बहुत चालाक थी जो हमारी बेटी को लेकर चली गई है। पपीतों के पैसे नहीं लेती थी, तभी मुझे शक हुआ था। कहती थी ना एक दिन सारा हिसाब करूंगी। कर लिया ना हिसाब। ना जाने मेरी फूल सी बेटी को कहाँ लेकर गई होगी। नहीं देवयानी, ऐसा नहीं हो सकता। अमृतयान समझाने की कोशिश करता रहा पर देवयानी पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था कि वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कालिंदी जो है वो ऐसी नहीं है, लेकिन देवयानी जो थी वो, उसका मन जो था वो नहीं मान रहा था। वो डरी हुई थी। वो उसको जो था वो सोच रही थी कि वो उसकी बेटी जो थी चली गई, वो उसको लेकर चली गई। परदेश में हम किससे मदद मांगे? कौन ढूंढ कर लाएगा हमारी बेटी को? कहते कहते देवयानी की हिचकियां बंद गई कि फिर वो रोने लगी।
अमृतयान देवयानी को धीरज बंधाते बताते खुद रो पड़ा कि अपनी पत्नी को दिलासा देते देते वो जो थे उनकी आंखों में भी आंसू आने लगे। उन्हें भी अपनी बेटी का जो था वो दुख होने लगा। रात भर पानी बरसता रहा, तेज बरसात होती रही। अमृतयान मन ही मन सोच रहा था कि क्या पुलिस की मदद लूं, पर जाने क्यों उसे पूरा विश्वास था कि कालिंदी जो है वो जरूर लौट कर आएगी। दिन निकला, बारिश कुछ कम हो गई। अमृतयान सोच नहीं पा रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। तभी उसे कालिंदी की आवाज सुनाई दी, बाबूजी, दीदी। अमृतयान ने झट से दरवाजा खोला, जल्दी से दरवाजा खोला। सामने कालिंदी खड़ी थी और साथ में उसके कविता भी थी। कालिंदी ने अपराधी भाव से कहा, माफ कीजिए बाबूजी, आपको परेशानी हुई। नहीं देवयानी, ऐसा नहीं हो सकता। अमृतयान समझाने की कोशिश करता रहा, पर देवयानी पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था कि वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कालिंदी जो है वो ऐसी नहीं है, लेकिन देवयानी जो थी वो उसका मन जो था वो नहीं मान रहा था। वो डरी हुई थी। वो उसको जो था वो सोच रही थी कि वो उसकी बेटी जो थी चली गई, वो उसको लेकर चली गई। परदेश में हम किससे मदद मांगे, कौन ढूंढ कर लाएगा हमारी बेटी को। कहते कहते देवयानी की हिचकियां बंद गई कि फिर वो रोने लगी। अमृतयान देवयानी को धीरज बंधाते बताते खुद रो पड़ा कि अपनी पत्नी को दिलासा देते देते वो जो थे उनकी आंखों में भी आंसू आने लगे। उन्हें भी अपनी बेटी का जो था वो दुख होने लगा। रात भर पानी बरसता रहा, तेज बरसात होती रही। अमृतयान मन ही मन सोच रहा था कि क्या पुलिस की मदद लूं, पर जाने क्यों उसे पूरा विश्वास था कि कालिंदी जो है वो जरूर लौट कर आएगी। दिन निकला, बारिश कुछ कम हो गई। अमृतयान सोच नहीं पा रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। तभी उसे कालिंदी की आवाज सुनाई दी, बाबूजी, दीदी। अमृतयान ने झट से दरवाजा खोला, जल्दी से दरवाजा खोला। सामने कालिंदी खड़ी थी और साथ में उसके कविता भी थी। कालिंदी ने अपराधी भाव से कहा, माफ कीजिए बाबूजी, आपको परेशानी हुई। हुआ क्या था, साफ साफ क्यों नहीं बताती, अमृतयान ने कुछ गुस्से में कहा। कालिंदी भीतर आ गई, अंदर आ गई घर के। बोली, कई दिनों से कविता मेरा गांव देखने की जिद कर रही थी। कल बारिश के कारण स्कूल की छुट्टी हो गई। मैंने सोचा आज इसे गांव ही दिखा लाऊं, शाम को छोड़ जाऊंगी। जल्दी में आपको बताया भी नहीं, पर वहां यह बच्चों के साथ खेलकूद में मस्त हो गई थी कि वह इतनी मस्त हो गई कि पता ही नहीं चला। शाम के समय लौटने के लिए कोई नाव ना मिली। बारिश में नदी उफन रही थी, मीन्स नदी का पानी जो था वो तेज बहाव पर था। रात घिरने को थी, रात होने लगी थी। कोई मल्लाह चलाने को राजी नहीं हुआ। मल्लाह मीन्स नाव चलाने वाला, कि कोई नाविक भी जो था, जो नाव चलाने वाला था, वो उसे नाव में बिठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मुझे मालूम था आप परेशान होंगे, पर देवयानी कविता को छाती से चिपकाए कालिंदी की बात सुन रही थी। रात में उसने कालिंदी को बुरा भला कहा था, इसका उसे गहरा पछतावा हुआ। इसके लगभग 1.5-2 हफ्ते बाद अमृतयान का लौटने का कार्यक्रम बन गया कि 1-2 हफ्ते के बाद अमृतयान जो थे वो अपने घर वापस जाने लगे। सुबह सुबह आई कालिंदी तो कविता चिल्लाई, पपीते वाली मौसी, पपीते वाली मौसी, आज हम जा रहे हैं। कालिंदी भीतर आई तो उसके चेहरे पर दुख की छाया थी कि वह उदास हो थी। पूछने लगी, क्या सचमुच बाबूजी आप चले जाएंगे? अमृतयान बोला, हाँ कालिंदी, किताब पूरी हो गई, अब जाना ही होगा। तुम्हारे बारे में भी लिखा है किताब में। कालिंदी कविता को गोद में लेकर बैठी रही, उसके बालों में उंगलियां फिराती रही, मीन्स उसे प्यार करती रही। अचानक देवयानी को कुछ याद आया। बोली, कालिंदी अब तो पपीतों के पैसे बता दो। अमृतयान ने भी जिद की। कालिंदी का चेहरा तमतमा उठा।
वह गुस्सा हो गई। बोली, बाबूजी, पैसे देने ही हैं तो केवल पपीतों के ही क्यों, उन कहानी किस्सों के भी पैसे दो जो मैं रोज कविता को सुनाती थी। उस प्यार दुलार के भी पैसे दो जो मैं प्यार माँ की तरह उस पर लुटाती रही। कहते कहते कालिंदी सुबकने लगी। धीरे धीरे जो थी वो रोने लगी। सुबकना, धीरे धीरे रोना। अमृतयान को अपनी गलती पता चली, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे से बोला, माफ करना कालिंदी, प्यार दुलार की कोई कीमत नहीं होती। दुनिया में इसकी कीमत को कोई भी नहीं चुका सकता। कालिंदी ने एक ताजा बड़ा सा पपीता कविता को पकड़ाया और बोली, याद रखोगी ना बेटी अपनी पपीते वाली मौसी को। कविता भी उदास थी, बोली कुछ नहीं, पर उसकी आंखें कह रही थी, हाँ मौसी, जरूर। कालिंदी टोकरी उठाकर चली गई। अमृतयान उसे जाते हुए देखता रहा। वह जानता था कि कालिंदी रो रही है और उन तीनों की आंखों में भी तो आंसू थे। तो आइए जानते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। एकांत मीन्स अकेलापन या फिर सुनसान स्थान। इंतजाम प्रबंध करना या फिर व्यवस्था करना। मुग्ध मोहित होना। ताज्जुब हैरानी या फिर आश्चर्य। धुआंधार बहुत ही जोर से होने वाली। हैजा बहुत जल्दी फैलने वाली एक प्रकार की बीमारी होती है। चपेट संकट की धित। बेहाल बुरी हालत होना। मल्लाहा नाव चलाने वाला। उफनना ऊपर आना या तेज गति होना। पछतावा अफसोस करना। सुबकना धीरे धीरे रोना। कुछ मुहावरे हैं जिनका अर्थ है चेहरा तमतमा उठना, मीन्स चेहरे पर बहुत गुस्सा झलकने लगना, गुस्सा दिखाई देने लगना। बाढ़ देखना का अर्थ है इंतजार करना। जी धक रह जाना मीन्स घबरा जाना या फिर दिल जोर जोर से धड़कना।